At a temperature of minus 10 degrees Celsius, which one does not behave the property of molecular crystal among the following? Okay, molecular crystal कौन बनाएंगे? उन वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाएंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हो, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, और इसी तरह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हों, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हों। तो ये सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाएंगे अगर हम टेम्परेचर इतना कम करेंगे। तो अब जो फास्फोरस, अब चॉइस ए दिया गया है, तो फास्फोरस जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये -10 पे आपको मिलेगा, बल्कि रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड मिलता है, -10 पे भी आपको सॉलिड ही मिलेगा। तो ये रखता है, ये इट इज़ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। फिर वाटर जो दिया गया है, तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और फिर हमें दिया है सक्रोज़, तो सक्रोज़ जो है वो C12H22O11 जो चीनी है उसका फार्माकेमिकल नेम है सक्रोज़। तो सक्रोज़ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, C12H22O11, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें चॉइस मिल रहा है दैट इज़ नन ऑफ द अबव। तो ये हमें चॉइस किसमें कोई भी जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल नहीं बनाएगा, सारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बना चुके हैं। फिर इस कंसेप्ट को क्लियर कर दें कि H2O इज़ ए कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन सॉलिड जब ये बनाएगा तो वो कोवेलेंट सॉलिड नहीं होगा, ठीक। इसी तरह चीनी जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन सॉलिड नेचर उसका कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका सॉलिड नेचर बन जाता है। इसी तरह P4 जो है, इसमें जो 4 फास्फोरस एटम हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, सॉरी देयर इज़ 4, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से सारे आपस में जुड़े हैं, लेकिन जब ये बनाते हैं सॉलिड फॉर्म में, जब ये चलते हैं तो ये फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से होती हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन। The species with a strongest conjugate base in aqueous solution among the following is, अच्छा यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि strong conjugate base बनता है वीक एसिड से। जो वीक एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो अब इनमें देखें कि वीक एसिड कौन सा है। तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO4 भी स्ट्रॉन्ग है। सो द वीक एसिड प्रेजेंट इन दीज चॉइसेस इज़ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, अब ये जब कॉन्जुगेट बेस बनाएगा तो उसका हो जाएगा CH3COO एंड हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। एसिटिक एसिड हाइड्रोजन देने में बहुत लेज़ी है, वो हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं, इस वजह से वो वीक एसिड है। छोड़ भी जाए तो फिर लेने में बहुत तगड़ा होगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो जो फिर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक। अच्छा, अब जो हमारे कोर्स में कम से कम थोड़े से आपको एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड याद होने चाहिए। सारे तो याद नहीं होते, लेकिन जो कोर्स में मौजूद होते हैं उनका आइडिया आपको होना चाहिए। ज़्यादातर वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड उसके लिए Ka और Kb वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, pH से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, pOH से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ना हो तो कम से कम कुछ एसिड आपको याद होने चाहिए, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, दीज आर वीक एसिड्स। Aqueous solution of potassium bromide was added to the aqueous solution of magnesium bromide. Due to common ion, bromide ion equilibrium is disturbed. To reach the state of new equilibrium, which reaction will occur? Okay, common ion effect से हमें ये मिला है। अब यहाँ पे देखें, एक है पोटाशियम ब्रोमाइड
और दूसरा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दूसरा इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो मोर आयोनिक होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो लेस आयोनिक होगा वो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लेस आयोनिक है मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो पोटाशियम ब्रोमाइड है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स कि ये पानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड पोटाशियम ब्रोमाइड पानी में मोर सॉल्युबल होगा, इट इज़ मोर सॉल्युबल, और जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो होगा लेस सॉल्युबल। तो ये एक पॉइंट आपको याद हो। फिर मोर आयोनिक लेस आयोनिक को देखने के लिए आप ये क्या करें कि ये इधर पोटाशियम पे +1 चार्ज है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, तो फॉर जॉन्स रूल के मुताबिक जो लो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दे आर आयोनिक, और जो हाई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं दे आर टाइप ऑफ मोर कोवेलेंट नेचर रखते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। अब उन्होंने क्या किया है कि एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें पहले से मैग्नीशियम ब्रोमाइड मौजूद है, यानी ये मैग्नीशियम आयंस हैं 2 पॉजिटिव, ब्रोमाइड आयंस हैं नेगेटिव। कहते हैं कि इसी सॉल्यूशन में हम डाल चुके हैं पोटाशियम ब्रोमाइड KBr। तो ये जब सॉल्यूशन में गिरेंगे तो ये फर्निश कर जाएगा पोटाशियम पॉजिटिव और ब्रोमाइड नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में एक कॉमन आयन बनेगा। कॉमन आयन ये बनेगा कि सॉल्यूशन में पहले मौजूद था मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2, वो सॉल्युबल था Mg पॉजिटिव और साथ में ब्रोमाइड आयन नेगेटिव। इसी सॉल्यूशन में पोटाशियम ब्रोमाइड डाला गया, तो पोटाशियम ब्रोमाइड जो है वो कुछ इस तरह से आयोनाइज होगा कि वो पोटाशियम आयन बनाएगा और साथ में ब्रोमाइड आयन बना देगा। अब एक कॉमन आयन क्रिएट हुआ है इस इक्विलिब्रियम में, दैट इज़ ब्रोमाइड आयन। तो ली शैडलियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। अब बैकवर्ड कौन जाएगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा या फिर पोटाशियम ब्रोमाइड वाला बैकवर्ड जाएगा? तो डिपेंड करेगा कि कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि पोटाशियम ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मींस के मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी सप्रेस्ड हो जाएगी और इसका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सो चॉइस बी में देखें, मैग्नीशियम आयन एक्वियस 2 ब्रोमाइड आयन एक्वियस और इस तरह MgBr2 सॉलिड, नीचे उसके प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा कि ये तो उसका प्रेसिपिटेट बन रहा है। सो करेक्ट चॉइस इज़ बी।